सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज प्रोग्राम में हम सिंध में सीएनजी की जो बंदिश है उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 6 है उसका कल फाइनल होने जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक वाकया जो लाहौर में पेश आया और धमाका हुआ लाहौर में। आपको बताते चलें कि जौहर टाउन में यह धमाका हुआ जिसके नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि 17 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 6 साला बच्चा भी जान बहक होने वालों में शामिल है। कड़ियां जो हैं वो तखरीब कारी की जानिब जा रही हैं। आईजी पुलिस की जानिब से बताया गया है कि 65 थ्रेट अलर्ट्स पहले से मौजूद थे और पुलिस की वजह से ही दहशतगर्द जो था वो अहम शख्सियत के घर तक नहीं पहुंच पाया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो मालूम कर लेते हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं जाबिर वकास जाए वकुआ पर ही। जाबिर, अपडेट कीजिएगा। एक तो सबसे पहले मंजर कशी कीजिएगा उस इलाके की जहां पर ये वाकया पेश आया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, ये इलाका जो है जौहर टाउन का ई ब्लॉक है जिसे BR1 भी कहा जाता है और जनाह अस्पताल से अकबर चौक की तरफ जाएं तो ये लेफ़्ट साइड पे आपके ये इलाका आता है जहाँ पे गाड़ियों के शोरूम मौजूद हैं और उसके साथ ये गली थी, वो इलाका था जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। सुबह 11:05 से 8 मिनट पर यह वाक़या पेश आता है और उसमें हिट किया जाता है पुलिस की पहली पिकेट को। ये एक हाई टारगेट यहाँ पर एक घर है और आम शख्सियत का, और उसके वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है जिसके बारे में आईजी पंजाब खुद जो है वो बता चुके हैं। और यहाँ पे जो है वो गाड़ी के अंदर नस्ब डिवाइस के ज़रिए ब्लास्ट किया गया। ब्लास्ट के लिए आने वाले जो अफराद हैं या कोई भी शख्स जो उसको छोड़कर गया है, डिवाइस छोड़कर गया या गाड़ी या मोटरसाइकिल जो उसके साथ लगी है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ों का मलबा बिखरा पड़ा है, गाड़ी का और एक मोटरसाइकिल का। और उस वहाँ पर जहाँ ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे 3 से 4 फुट गहरा एक गड्ढा जो है वो बन चुका है। और उसके अलावा बताइएगा हाई प्रोफाइल शख्सियत का भी यहाँ पे घर है। आपको जिस तरह आप भी बता रहे हैं CCTV फुटेज का मिल पाई है, क्या पता चल पाया है कि वो गाड़ी किसने खड़ी की थी वहां पर? देखिए, इस हवाले से तमाम तर जो DVRs हैं यहाँ के इलाकों की, जितने भी घरों में CCTV कैमरा लगे हुए थे वो तफ्तीश करने वाली सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो अपनी तहवील में ले चुकी हैं और उनको वो अपने दफातर में पहुँचा चुकी हैं। और इस हवाले से उनका फ्रांसिक जारी है और उनको देखा जा रहा है कि कौन शख्स था जो यहाँ पर आया और ये बारूदी मवाद यहाँ पर छोड़ के गया। अच्छा जाबिर, एक और चीज़ बताइएगा, कुछ मालूम हो पाया है कि ये धमाका जो था वो किस नौयत का था? देखें, ये रिमोट कंट्रोल एक डिवाइस का बताया जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल, इब्तदाई जो रिपोर्ट तैयार हुई है ज़राइट के मुताबिक ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस था जिसके ज़रिए ब्लास्ट किया गया। और ब्लास्ट होने के बाद जो है वो यहाँ पे जो गुजरने वाले अफराद थे वो ज़ख्मी हुए हैं, घरों के अंदर मौजूद अफराद कई ज़ख्मी हुए हैं। 5 के करीब अफराद जो है उनको अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया, लेकिन 3 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, वो जांबाक हुए हैं, जिनमें 2 बाप बेटा शामिल हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे थे। और इसी तरह दीगर अफराद जो हैं वो यहाँ ज़ख्मी हुए हैं। यहाँ आस-पास शोरूम भी एक मौजूद है, उसकी गाड़ियाँ खुद तबाह हो गई हैं, गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं, उनका शोरूम के शीशे दीवारों पर क्रैक्स आ गए हैं वहाँ पे। और इसी तरह जो है वो दीगर जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी मकानात हैं, उनकी भी खिड़कियाँ दरवाजे। रिमोट कंट्रोल डिवाइस का आपने बताया तो गाड़ी का इसका मतलब है कि मूवमेंट नहीं थी, गाड़ी उसी जगह पर खड़ी हुई थी जहां पर यह धमाका हुआ? जी बिल्कुल, गाड़ी की मूवमेंट का अभी बारे में नहीं बताया गया रहा। अभी तक यही है कि गाड़ी जो है वो खड़ी थी या मोटरसाइकिल जो थी, क्योंकि 2 चीज़ें थी, मोटरसाइकिल और गाड़ी, और ये दोनों जो है वो खड़ी थी और उसी के अंदर नस्ब एक चीज़ जो है वो जो है उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वो फटी है और उसके बाद ये मामला सारा पेश आया। और ये कुछ मालूम हो पाया गाड़ी कब से यहाँ पर या ये मोटरसाइकिल कब से यहाँ पर खड़ी थी? जैसे कि आपने भी बताया कि पुलिस की पिकेट वहाँ पर सामने मौजूद होती है, तो क्या पुलिस ने नोटिस नहीं किया कि गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, कौन खड़ा करके जा रहा है और कितनी देर से खड़ी है?
देखें, पॉकेट्स जहाँ पे शुरू होती हैं उससे आगे का इलाका अमूमी तौर पे अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, और अगर सामने से कोई शख्स आ भी रहा है तो वो अगर गाड़ी की नुक्कड़ पे कोई चीज़ खड़ी करके रिहायशी दूसरे इलाके की तरफ जाता है तो अमूमी तौर पे नहीं भी पूछा जाता। और लेकिन ये सवालिया निशान है कि सुबह 6 बजे पूरे शहर की जो गश्त का टाइम है वो बदल जाता है, नई शिफ्ट आती है और उसके बाद पूरे शहर में पेट्रोलिंग फोर्स जो है वो घूम रही होती है, चाहे वो डॉल्फिन फोर्स हो, अबाबील फोर्स हो, चाहे पीरू फोर्स हो, वो सारी घूम रही होती हैं। और ये एक हाई टारगेटेड जगह थी, एक हाई वैल्यू जगह थी, और यहाँ पर जो है वो पुलिस का पहले से मौजूद होना इस तरह भी होना चाहिए था कि गली में ये गाड़ी ना पहुँचती, और इतने करीब पहली पॉकेट के करीब अगर पहुँच गई ये गाड़ी तो इसका मतलब पूरे शहर के नाके, पूरे शहर की कोई चीज़ उसको पकड़ नहीं सकी। तो और पूरे शहर से जो गुजर कर जो है वो मखसूस जगह पर ये मरूदी मवाद ज़रूर पहुँचा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे वो ताहम इसमें जो टारगेट हुए हैं वो पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले ज़ख्मियों में शामिल हैं, बच्चे 2 शामिल थे जिनमें से एक की डेथ हो चुकी है, जबकि दीगर अफराद भी शामिल हैं जो कि यहाँ के रिहायशी हैं। अच्छा, इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? क्या कॉर्डन ऑफ किया हुआ है या फिर क्लियर कर दिया गया उस जगह को? देखें, कार्डन ऑन किया हुआ है, और कार्डन ऑफ करने के बाद जो है वो यहाँ पे सीटीडी अभी तक जो है वो यहाँ से शवाहिदात इकट्ठे कर रही है। सीटीडी रेंजर्स पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त भी शवाहिदात इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है, और जब ये स्पॉट को सारे शवाहिदात इकट्ठे कर लिए जाएंगे उसके बाद जो है वो सीटीडी इस इलाके को क्लियर करेगी। ताहम अभी तक जो है वो कनातें लगाई गई हैं, इसके अलावा रिबन लगा कर कार्डन ऑन किया गया है। ठीक, बहुत शुक्रिया जाबिर वकाले से आपने हमें अपडेट किया। अब हम प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की जानी बढ़ेंगे। सीएनजी स्टेशंस के हवाले से बात करेंगे। सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सीएनजी स्टेशंस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि सिंध में ख़ास तौर पर कराची में जो सीएनजी स्टेशंस हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अगर पाकिस्तान में मौजूद जो सीएनजी की एसोसिएशन है उसकी बात की जाए तो उन्होंने इस बंदिश को मुस्तरद कर दिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर हमें गैस नहीं दे रही है, ना सिर्फ हमें गैस नहीं दे रही है बल्कि हमें प्राइवेट तौर पर RLNG लेने भी नहीं दे रही है, और उन्होंने इसको जो बंदिश है सीएनजी स्टेशंस की इसको मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब साइट समेत कराची की तमाम सनतें जो हैं वहाँ पर भी गैस को बंद कर दिया गया है और पैदावारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। जो साइट एसोसिएशन है उनका कहना है कि अगर हुकूमत हमें गैस प्रोवाइड नहीं कर सकती है सिंध हुकूमत तो हमें बता दे ताकि हम अपनी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो किसी और जगह शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इससे पहले कहा जाता था जब सर्दियाँ होती थी कि सर्दियाँ हैं, गैस की खपत ज़्यादा है, इसलिए हम जो सनतों को और सीएनजी स्टेशंस को गैस फराहम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी में भी सूरत हाल क्या है वो हमने आपको बता दिया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं समी नजमुल हसन साहब, कोऑर्डिनेटर हैं सिंध के ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का, जबकि स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन हैं सीएनजी एसोसिएशन के गयास पराचा साहब। बहुत शुक्रिया गयास साहब आपके भी वक्त का। समी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। अब सीएनजी की बंदिश जब होती है तो इससे पहले क्या हुकूमत आपसे गुफ्तगू करती है, बात की जाती है कि हम सीएनजी को बंद करने जा रहे हैं और कितने अरसे के लिए बंद करेंगे, और खास तौर पर ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का अब नोटिफिकेशन सामने आया है, इसमें क्या हुकूमत ने आपको ऑन बोर्ड लिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जब भी हमें क्लोजर का आता है ये एक तरह का फोर्स मेजर होता है। अचानक शाम के टाइम पे 5-6 बजे के टाइम पे एक नोटिफिकेशन हमें थ्रू ईमेल रिसीव होता है कि जी आप अपने तमाम मेंबर्स को ये इत्तला दे दें कि जी आज रात 12 बजे से पहले इन्होंने 2 हफ्ते किया 56 आवर्स के लिए बंद, और जो मंडे वाले दिन शाम को 5 बजे मुझे नोटिफिकेशन मिला उसके अंदर इन्होंने 176 आवर्स के लिए हमें बंद किया। जबकि जो मेरी वर्बल कम्युनिकेशन हुई है सुई गैस के आला काम के साथ उसमें तो कह रहे हैं कि जी ये आपको अगले मंगल वाले दिन भी अगर खोल दें तो गनीमत जानेगा, क्योंकि जो गैस का क्राइसिस है वो बहुत शदीद है। मेरी समझ में सिर्फ एक बात नहीं आती कि जी 1250 mm CFD का नेटवर्क है या इसका क्या नाम है सुई सदर्न गैस कंपनी का, हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं इस वक्त 28 mm CFD और वो भी RLNG यूज़ कर रहे हैं। 1 साल पहले इन्होंने हमें कन्वर्ट कर दिया बाय फोर्स RLNG के ऊपर। RLNG के ऊपर कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने हमें कहा था कि जी आपको किसी किस्म की भी लोड शेडिंग नहीं होगी और आपको सस्ती गैस मिलेगी। गैस तो एक तरफ महंगी हुई और दूसरी तरफ इन्होंने हमें फोर्स मेजर भी कर दिया है। अब ये 1 हफ्ते के बाद भी खुद मुझे तो इस बात का यकीन नहीं है फिलहाल। RLNG की आपने जो सर बात की, RLNG के हवाले से हुकूमत से क्या आपने इस बात का तज़किरा किया है कि RLNG आप प्राइवेटली ही ले लें ताकि आप अपनी जो गैस की ज़रूरियात है उसको पूरा कर लें?
देखें, हम तो कई दफ़ा हुकूमत से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जी आप हमें हमारी अपनी गैस मंगाने दें, फिर हम जाने और हमारा काम जाने। हम जिस तरीके से चाहें मंगाएं, बाहर से मंगा के अपना कारोबार चलाएं, हमें फिर उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा कि हम सुई सदर्न गैस कंपनी के पीछे भागें या सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के पीछे भागें। लेकिन उसमें भी शदीद किस्म के रोड़े अटकाए जाते हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट की तरफ से तो कभी किसी डिपार्टमेंट की तरफ से। एटलीस्ट मेरी इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमें गैस नहीं दे सकते मुल्की तौर पे, तो हमें बाहर से मंगाने की इजाज़त दें ताकि हम अपना कारोबार सुकून के साथ चला सकें। अब मौक़िफ़ ज़रूर जानूंगा आपने कि ये जो मसाइल की बात की जा रही है, रोड़े अटकाने की बात की जा रही है RLNG के हवाले से, ये क्यों है? गयास साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। अच्छा, गयास साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, RLNG को इंपोर्ट करने में इस वक्त मसाइल क्या हैं आपकी नज़र में? लाइक हुकूमत क्या वजह है कि आपको खुद से ही RLNG प्राइवेटली ही बाय करने की आपको इजाज़त नहीं दे रही है? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला है सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न का। वो इस मामले में सबसे ज़्यादा आए दिन कोई ना कोई छोटे छोटे से पॉइंट्स को करके और वो ऑगरा के अंदर इस चीज़ को रोक देते हैं और फिर उसको लिंगर ऑन किया जाता है। कम से कम 2-2 महीने 3-3 महीने तक एक एक पॉइंट के पीछे वो रोक दिया जाता है काम को, ताकि हम ना मंगा सकें। हम कहते हैं भाई आप नहीं दे सकते गैस, ना दें, हमें हमारा तो काम करने दें। हमसे वाबस्ता इस वक्त लाखों लोग हैं, लाखों लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है इस काम के ऊपर। हमारे स्टेशन ऑनर्स के अलावा भी अगर आप देखें तो ये जो फ्यूल है ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का फ्यूल है। इसको जिस वक्त लाया गया था उस वक्त यही किया गया। और हमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर हम अपनी गैस मंगाते हैं तो हम पेट्रोल से 30% सस्ते रहेंगे। इस वक्त हम पेट्रोल के बराबर आके खड़े हो गए क्योंकि RLNG की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के ना बहुत ऊपर चली गई है। ठीक है, हमें सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्पोक पर्सन हैं इदरीस गिगी साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब आपके वक्त का। इदरीस साहब, हुकूमत से आपकी क्या गैस के हवाले से बात हुई है? हुकूमत का मौक़िफ़ क्या सामने आया है अब जब हुकूमत ने CNG को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मुझे आपने लाइन पे दिया, इंडस्ट्रीज का मौक़िफ़ मैं बयान कर सकूंगा आपके सामने। जी बिल्कुल, हमें 2 दिन से ये कहा जा रहा था कि कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिसकी बिना पे लो प्रेशर है। कल हमें ये पता चला कि सिंध के जो 14 गैस फील्ड्स हैं उनको बंद कर दिया गया है ड्यू टू मेंटेनेंस। तो हमने ये आवाज रेज की कि एक दिन में आप 14 मेंटेनेंस एक साथ में 14 फील्ड्स को बंद करेंगे तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी। उस सिलसिले में उन्होंने आज एक सुबह में मीटिंग कॉल की। SSGC ने तमाम इंडस्ट्रीज के और जितने स्पोक्स पर्सन थे उनको बुलाया और वहां पे इन्होंने बताया, जब हमने कहा कि आपने किस रूल के तहत और किस वजह के तहत 14 के 14 फील्ड एक साथ बंद किए, तो उन्होंने बताया हमें फेडरल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि कराची में इंडस्ट्रीज की सप्लाई को अभी फिल वक्त बंद कर दिया जाए क्योंकि उनके पास कोई शॉर्टेज है। उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया। अब बात ये सामने आई कि उनकी अपनी नालायकी की वजह से, मैं ये लफ्ज आई एम सॉरी टू से यूज कर रहा हूँ कि नालायकी की वजह से आज इंडस्ट्रीज पैरालाइज हुई भी है कराची की। और जहां अभी मैं ये आप लोगों की बात सुन रहा था रिगार्डिंग CNG, मुझे तो ये सुन के हैरत हुई कि जब इन्होंने एक ही RLNG इंपोर्ट करने के लिए बोले, एक तरफ गवर्नमेंट खुद अपने जितने रिसोर्सेज हैं उनसे वक्त पे इंपोर्ट नहीं कर सकती, दूसरी तरफ जब ताजिर, जब इंडस्ट्रियलिस्ट, जब CNG डीलर्स कहते हैं कि हम अपनी गैस खुद इंपोर्ट करके ही अपनी जरूरियात को पूरा करेंगे, तो उसमें उनको परमिशन भी नहीं देते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है के साथ, खासतौर पर इंडस्ट्रीज के साथ, खासतौर पर कराची वालों के साथ इस तरीके से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई भी गैस की सिचुएशन नहीं है, मां सिवाय सिंध में और खुसूसी तौर पे कराची में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कराची 60 से ज्यादा फीसद रेवेन्यू जमा करता है, इस वजह से ये उसकी गलती है? क्या कराची 54% एक्सपोर्ट करता है पूरे पाकिस्तान का, वो इसकी गलती है? ये आखिर कसूर क्या है इस शहर के साथ कि यहाँ पे इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है? हमने पहले बताया जाता था कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो है सिंध को पहला, मैंने तो ये नहीं देखा कि सिंध में कभी भी हो, कोई भी पाकिस्तान में सबसे अगर मसला होता है तो सबसे पहले कराची की इंडस्ट्री, सिंध की इंडस्ट्रीज बंद कर दी जाती है, दूसरी जाने पे दूसरी जगहों पर मसले आते हैं। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा वक्त लेते हुए आपको एक दो चीजें और भी बताना चाहूंगा इसमें कि 2013 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013 में इंटर्म गवर्नमेंट के दौरान KPK में पेशावर हाई कोर्ट ने ये रूलिंग पास की कि KPK में जितनी भी गैस निकलती है उसका पहला हकदार KPK के कंज्यूमर्स हैं। अगर वो कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद बस ये तो नेशनल ग्रिड पे जाएगी। यही चीज सिर्फ एक रूलिंग दी हुई है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि
पेशावर हाई कोर्ट का तो जो हुक्म है उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है उस पर आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर लोड शेडिंग का कोई मसला है तो सबसे पहले यहाँ की इंडस्ट्री बंद होती है सिंध की, अगर RLNG का है तो यहाँ पे होती है। मुझे तो ये बिल्कुल सुन के ताजुब हुआ कि जो आदमी, अगर पूरे पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है, नेशनल गैस की शॉर्टेज है, तो RLNG के तहत वो कह रहे हैं SSGC और SNGL वाले कि हम लोग जो है RLNG की कंज्यूमर को दे रहे हैं। यहाँ तो ये पता चल रहा है कि RLNG भी जिन्होंने ली उनको भी नहीं मिल रही। तो फिर जरूरत क्या थी कि डबल रेट्स में गैस लेने के बाद भी आज उनके CNG स्टेशन बंद हैं। आपको पता है कि हमारे, अगर हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये लोअर मिडिल क्लास का फ्यूल है, ये नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और छोटी गाड़ियों में यूज होता है। ये वाला CNG वाला सैलरी क्लास पर्सन हैं जो जॉब करने के लिए आते हैं, वो अपनी गाड़ियों में CNG डाल करके आते हैं ताकि उनका घर चले। अब इन्होंने एक गैर मुय्यना मुद्दत के लिए CNG स्टेशन बंद कर दिए, तो क्या ये इम्तियाजी सलूक नहीं है? बिल्कुल ठीक है, मैं जरूर इसके हल की जानिब से क्या हल है वो भी आपसे जरूर पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि गयास पराचा साहब है उनको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। गयास साहब, जब CNG स्टेशन पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई गई थी उस वक्त बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि 100 साल की हमारे पास गैस मौजूद है, और अब इश्तिहारात बाकायदा चलाए गए, अखबारों में इश्तिहार आए थे कि अपनी गाड़ियों को आप CNG पे कन्वर्ट कर लें। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि आम आदमी जो है लाइनों में भी लगता है तो उनको CNG नहीं मिलती है, सर्दियों में तो बिल्कुल नापैद है, और अब शदीद गर्मी है, इसके बावजूद भी CNG आम आदमी को मिल नहीं रही है। CNG, बल्कि सिंध में CNG को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए CNG स्टेशन को बंद कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से मिसमैनेजमेंट है, प्लानिंग सही नहीं थी, मिस कैलकुलेट किया गया, क्या वजह है कि सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है? शुक्रिया जी, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है और प्लानिंग से नहीं है। देखें, सबसे पहली बात ये कि गैस जो है इस वक्त 410 MMCF का शॉर्टफॉल है और पूरे पाकिस्तान में 4200 MMCF गैस जो है वो अवेलेबल है और RLNG भी अवेलेबल है, लेकिन 17% 16% जो है वो गैस लीक हो रही है या चोरी हो रही है। तो इस बात का मतलब है कि अगर वो लीकेज और चोरी जो है UFG जो है वो कम हो जाए तो ये जो शॉर्टफॉल है ये होगा नहीं, पहली अहम बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने ना RLNG LNG के शिप नहीं मंगवाए गलती, और जो शिप मंगवाया उसकी गैस बहुत महंगी है। अब वो गैस अवेलेबल ही नहीं है सिस्टम में, गैस जो LNG आनी थी वो नहीं आई। अच्छा, फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने इजाजत दी और इन्होंने कहा कि जून में आप नहीं मंगवाए क्योंकि सारी गैस हम मंगवाएंगे। अब ना इन्होंने खुद मंगवाई है और ना इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को लाने दी, और वो डबल नुकसान है। एक, गैस ना होने की वजह से सारा सिस्टम बंद हो गया, और दूसरा अब गैस की कीमत इतनी बढ़ जाएगी, फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्ज देना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि ये जो कहते हैं कि अचानक एक ये हो गया, ये बिल्कुल गलत बयानी है। ये साल में एक दफा होता है और वो हमेशा नहीं होता है। इसके पीछे वजूहात मिसमैनेजमेंट और गलत प्लानिंग है। और दूसरा, ओबरा जब भी गैस का रेट इजाफे की हेयरिंग करता है, अमूमन वो मई में, जून में और नवंबर दिसंबर में करता है, तो आप देखेंगे कि गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, क्योंकि ये गैस कंपनियां फिर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करती हैं कि अगर आपने हमारा रेट किया, आपने हमारी बातें ना मानी तो फिर ये मसले होंगे। तो इन दोनों चीजों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अपील है कि वो इस चीज को देखें ना। आप इसकी बड़ी मिसमैनेजमेंट क्या है कि आज वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की मीटिंग को चेयर कर रहे हैं, तो अभी ताबिश गौहर साहब आए हैं, वो अच्छे समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको स्टेक होल्डर्स की बात सुननी चाहिए, स्टेक होल्डर्स की बात को समझना चाहिए। वो सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों की बात को सुन रहे हैं, और आज जब इन्होंने गैस मंगवाने की इजाजत नहीं दी और गैस भी उनकी बंद कर दी है जो कि गैस खुद लाना चाह रहे थे, और सारी सबसे महंगी गैस भी LNG ले रहे हैं, तो ये कितना जुल्म है। अब आप किसके सामने बात करो, कोई बात सुनता ही नहीं है, समझना तो दूर की बात है, सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो आपके चैनल से मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि वो बात माने या ना माने, लेकिन कम से कम बात सुन तो लें। हमें ये एहसास तो होना चाहिए कि हमारी बात किसी ने सुनी है। ये अलग बात है वो मानने की पोजीशन में नहीं है या नहीं मानना चाहते। हमारे साथ 20 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी बात किसी ने ना सुनी है। तो सबसे बड़ा मसला जो है, जब ये बात सुनेंगे स्टेक होल्डर्स की, फिर कोई ना कोई हल निकल आया करेगा। RLNG को वैसे इंपोर्ट करने में मसाइल क्या है, प्राइवेटली क्यों नहीं करने दे रही है हुकूमत?
देखिए सुई नादरन जो है ना और सुई सदरन ये गैस बहुत महंगी मंगवाते हैं, $12। प्राइवेट सेक्टर जब आएगा गैस की कीमत सस्ती होगी, तो जो बीच में मुख्तलिफ इश्यूज हैं जो जिसकी वजह से गैस महंगी आती है वो पब्लिकली ओपन हो जाएंगे। सबसे बड़ी वजह ये। दूसरी वजह ये है कि ये गैस UFG के नाम पे पाकिस्तान से प्राइस में 17% का बेनिफिट लेते हैं, जबकि हम समझते हैं कि इतनी UFG नहीं है, वो चीज भी ओपन हो जाएगी तो गैस कंपनियों को इसका बड़ा नुकसान है। जो वो UFG कीमत में पैसे ले रहे हैं और महंगी गैस मंगवा के सारे पैसे आवाम से वसूल कर लेते हैं, वो सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो सिस्टम शफाफियत पे आ जाएगा। आज एक पार्टी मंगवाएगी, कल 2 मंगवाएंगी, फिर 3 मंगवाएंगी, तो ये लोग तो एज ए ट्रांसपोर्टर इनका रोल है कंपनी में कि इनका पाइप इस्तेमाल होगा। ये गवर्नमेंट की गैस बेचते हैं, अभी भी अपनी गैस नहीं बेचते, तो ये जानबूझ के तंग करते हैं। फिर गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो ये नैब के इश्यूज और FIA के इश्यूज कि वो जायज काम भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमें जो है बाद में गिरफ्तार करेंगे, ये हम पे केस बनेंगे। और पाकिस्तान का इतना बड़ा सेक्टर गैस का वो बिल्कुल जो है इस वजूहात से इस टाइम। अच्छा फिर आप देखेंगे 3 तो वजीर 2.5 साल में तब्दील हो गए, 4 तो शक्की तब्दील हो गए। एक वजीर आता है, एक शक्की आता है, वो जो बात समझता है उसके कुछ दिन बाद उसकी ट्रांसफर हो जाती है, फिर आप 6 महीने लगा के अपनी बात किसी को समझाओ, फिर ट्रांसफर हो जाती है। तो ये बड़ा एक परेशान कौन सूरत हाल है। ठीक, गयास साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। समी साहब, अब सारी बातें सबके सामने हैं, हुकूमत को भी तमाम बातों का पता है। आपकी नजर में इस तमाम सूरत हाल का हल क्या है? CNG स्टेशन जो हैं उनके पास कोई हल मौजूद है इस सारी सूरत हाल का जो आप हुकूमत को रिकमेंड करना चाहते हैं? देखें, हल तो मैंने आपको पहले भी बताया और दोबारा मैं आपको अपनी बात रिपीट करता हूं कि जी हल एक ही है कि हमें हमारी गैस मंगाने दी जाए, उसके अंदर जो भी जिस किस्म के भी रोड अटकाए जा रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। सुई नॉर्दर्न सुई सर्दर्न अपने मामलात को रिजॉल्व करके और हमें प्राइवेटली जो है ना अपनी गैस मंगाने दें, फिर हम ताकि हम सुकून के साथ अपना काम कर सकें। ये आए दिन की जो बंदिश है, जो आए दिन के मामलात हैं, इससे हमारी जान छूटे। देखें, इस गवर्नमेंट के आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ कि पहले साल इन्होंने हमें 7 दिन बंद किया दिसंबर के महीने में, उसके अगले साल तो 2.5 महीने के लिए बंद कर दिया। फिर ये तीसरा साल जो 2021 का स्टार्ट था इसमें इन्होंने हमें 1.5 महीने के लिए बंद किया, हालांकि हम RLNG पे थे उसके बावजूद भी बंद किया। इसका वाहिद जरिया, ये वाहिद जो तरीक़ेकार है वो यही है कि ये हमें अपनी गैस मंगाने दें, इसके अलावा और कोई नहीं है। 90 mm CFD हम कंज्यूम करते थे, आज हम 28 mm CFD के ऊपर आ गए। अगर ये इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा लोड शेडिंग का, तो आने वाले वक्तों के अंदर बिल्कुल हमारा कारोबार बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक, समी साहब हमारे साथ, मौलाना साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, इदरीस साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सिंध में इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो CNG की बंदिश है, CNG स्टेशंस की बंदिश है, जो सनतों को गैस नहीं फराहम की जा रही है, उस हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गयास पराशर साहब, साबिक चेयरमैन हैं CNG एसोसिएशन के। समी नजमुल हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं ऑल पाकिस्तान सिंध एसोसिएशन के, CNG एसोसिएशन के। और साथ साथ इदरीस गिगी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। इदरीस साहब, मैं पढ़ रहा था कि सुई सदरन कंपनी जो है वो RLNG जो है वो फी यूनिट 1300 रुपए दे रही है, जबकि सुई नॉर्दर्न RLNG फी यूनिट जो है वो 600 से 650 रुपए दे रही है। तो ऐसा वैसे है क्यों? इदरीस साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, इदरीस साहब से एक बार फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। गयास साहब आपकी जानिब आता हूं। गयास साहब, एक तो बताइएगा कि अगर RLNG प्राइवेटाइज हो जाए और RLNG आपको हुकूमत प्राइवेटली इंपोर्ट करने की इजाजत दे दे, तो आप उसके बाद जो है आप CNG पर kg किस तरह बेचेंगे? देखिए, पहली तो बात ये है, हुकूमत ने हमें इजाजत दी हुई है। अच्छा, हुकूमत की जो कंपनी है उस इजाजत पे काम नहीं करने दे रही। हमारे पास ECC का डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अप्रूवल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल है, नेटवर्क के रूल्स हैं, उगरा से परमिशन है, लाइसेंस है, तमाम चीजें मौजूद है। सिर्फ वो कहते हैं ना, जब गाड़ी आपके पास हो, ड्राइवर हो, पेट्रोल हो, तो चलाना होता है। उसको चलाने के लिए क्योंकि पाइप हमने इनका इस्तेमाल करना है, ये लिए तो लाज से काम लेते हैं। दूसरी बात, जब प्राइवेट गैस आएगी, LNG आएगी, CNG की जो कीमत है
वो इंशाल्लाह पेट्रोल के मुकाबले में 30% कम हो जाएगी और आवाम को जो है बड़ा रिलीफ मिलेगा। और एक साल में जो है सिर्फ 82 अरब रुपया जो है वो इंपोर्ट बिल की मद में अगर हम 50 MMCF गैस इस्तेमाल करते हैं तो बचत होगी। उसकी मिसाल ऐसे है कि ऑयल की कीमत का ये 13.37% LNG होती है। तो अगर आप $100 का ऑयल आता है तो उतनी क्वांटिटी की LNG $13 की आती है। तो वो जो आपका डॉलर की इस्तेमाल कम होता है वो इंपोर्ट बिल में सेविंग होती है। और इसके साथ जो आपकी एनवायरनमेंट में सेविंग होती है, जो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होता है, जो आपकी आम आदमी का खर्चा कम होता है, वो एक सारे बेनिफिट मिला के देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और गवर्नमेंट ये बेनिफिट समझती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने आर्डर्स को इन कंपनियों से अमल दरामद नहीं करा रही। और अब आज का दिन आप देखें कि तारीख में पहली दफा गर्मियों में CNG स्टेशन और इंडस्ट्री को बंद किया। तारीख में पहली दफा कभी भी जिंदगी में हमारी याददाश्त में, मुझे 26 साल हो गए बिजनेस गैस का करते हुए, कभी भी CNG स्टेशन या इंडस्ट्री गर्मियों में नहीं बंद हुई। ताहम रोजों में 1-2 दिन कोई पाइप फट जाए, खुदा न खास्ते कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना कभी भी इस तरह बंद नहीं जो बंद हुए। तो इस बात का क्या मतलब है? अचानक इतना बड़ा शॉर्टफॉल तो नहीं आ सकता। अब अगर ये कहते हैं कि वफाकी गवर्नमेंट ने इनको कहा है कि ये बंद करें चीजें, तो वफाकी गवर्नमेंट ने क्यों कहा? इसका मतलब है कि अवाम के साथ झूठ बोला जा रहा है कि हमारे फील्ड जो बंद हो गए 21 दिन से। बेसिकली फील्ड नहीं बंद हुए, बेसिकली जो गैस इंपोर्ट होती है वो नहीं हुई। उस सुस्ती को छुपाने के लिए कह दिया गया कि फील्ड में खराबी हो गई है। तो सर, आपने जब कहा कि RLNG जो है आपको इंपोर्ट करने की इजाजत है और आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, तो आप चैलेंज क्यों नहीं करते हैं, कोर्ट क्यों नहीं लेके जाते हैं कि आपको कौन रोक रहा है RLNG को मुल्क में इंपोर्ट करने से? और खासतौर पर जो आम आदमी है उसके फायदे की बात है ये। तो देखिए, हमें जो ये ब्यूरोक्रेटिक चैनल है ना, ये रोक रहा है, ये काम नहीं करने दे रहा। और जहाँ तक कोर्ट की बात है, हम कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे कि कोर्ट में ये टेक्निकल केस है, समझ आते आते 6 महीने 1 साल लग जाएगा और उस दौरान ये कंपनियां कहेंगी कि कोर्ट में केस है, हम काम ही नहीं करते, फिर तो ये आपसे बात भी नहीं करेंगे। और कोर्ट में तो हम तब जाएं जब हम समझ रहे हैं कि मुल्क में गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट आपके चैनल से ये बात उस तक पहुंचे और चैनल से तक पहुंचनी चाहिए कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि जो उसकी पॉलिसी होती है, जो उसकी रूल होते हैं, उस पर उसके इदारे अमल करें। यहाँ पे वो इदारे जो है वो गवर्नमेंट से बड़ा अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। हम बढ़ूंगा मैं, हमें ज्वाइन कर लिया इदरीस साहब ने। इदरीस साहब, जो सुई सदर्न कंपनी है वो RLNG जो है फी यूनिट 1300 रुपये चार्ज करती है, जबकि सुई नॉर्दर्न जो है वो 6.5 से तकरीबन 700 रुपये या 6 से 650 कह लें वो चार्ज कर रही है। तो व्हाई इज दैट? ऐसा है क्यों और इस चीज को आपने रेस किया है? जी, ये बेसिकली कुछ जो फैक्ट्रीज थी, कुछ सेक्टर्स थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इसका केस किया हुआ है। उसकी बदौलत उनको सेम उसी रेट पे जो नेचुरल गैस है उसकी कीमत पे RLNG के प्राइसेस मिलते हैं। ये कुछ सेक्टर्स हैं जो इनको कोर्ट के ऑर्डर के तहत वो मिल रहे हैं। देखिए, ये तो एक इशू हो गया कि कोर्ट के थ्रू हो गया। मैंने जिस तरह से अपने पहले आपने जब पूछा तो मैंने बताया था इन लार्ज कि KPK में क्या हो रहा है और सिंध में क्या हो रहा है। बेसिकली देखें, अगर सिंध सबसे बड़ा सूबा है जो सबसे ज्यादा गैस KPK और अदर हैं, तो जब KPK के लिए एक रूल बनाया गया है तो वही रूल इधर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखें, एक मुल्क है तो उसमें एक रेट और एक रूल होना चाहिए, या तो फिर रूल ना बनाए, सबको आप ना ओपन कर देंगे, खुद ही गैस मंगवाएं, खुद ही अपनी इंडस्ट्रीज चला लें। इस तरीके से कम से कम इंडस्ट्रीज, हमारे कमिटमेंट तो खराब नहीं होंगे। इस वक्त ये हो रहा है कि एक्सपोर्ट के बेशुमार ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे ये होता है कि अगर वक्त पे ऑर्डर्स ना निकाले गए तो उस पे बाय एयर के चार्जेस लग जाते हैं या कैंसिलेशन हो जाता है। अब किसी के लिए, अगर आपने किसी ब्रांड के लिए गुड्स बनाए हैं तो आप नहीं कर सकते, तो मीन्स कि वो टोटल आपका लॉस हो जाता है। तो उस लॉस से बचने के लिए ये होता है कि चलें हम बाय एयर का दे देते हैं कि लॉस में कमी हो। अब हम अपने जब कमिटमेंट पूरे करने की बात करते हैं तो वेयर इज गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग, वो गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं साथ देती? यही गवर्नमेंट हमें पुश करती है कि आप है ना फॉरेन एक्सचेंज ना बढ़ाएं। हमें हर मीटिंग में कहा जाता है कि आप बताएं कि आपको क्या। हम चाहते हैं कि भाई हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जहां पे हमारे लिए चैलेंजेस ना हो। आप एक पॉलिसी बना लें कि हमें गैस मिलेगी कि नहीं, वो बिल्कुल मिलेगी। जब मिलेगी, ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है कि गर्मियों में भी जो है गैस का शॉर्टफॉल देख रहे हैं। इंडस्ट्रीज बंद हैं, आज कराची में पूरी इंडस्ट्रीज बंद हैं। इन्होंने कहा कि हमने एक्सपोर्ट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए वो नहीं किया है, जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उनको बंद कर दी जाए। पहली तो बात यह है कि कराची में मोर देन 50% इंडस्ट्रीज जो है ना वो एक्सपोर्ट
ओरिएंटेड हैं। और जो 50% रह जाती हैं उसमें भी वो चीजें हैं कि जो कि उनको रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल हर गारमेंट फैक्ट्री के पास अपने डाइंग यूनिट्स नहीं है। 20-25 डाइंग जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वो किसी एक बड़ी डाइंग यूनिट से अपना माल डाइंग करवा करके अपनी शिपमेंट्स को निकालते हैं। अगर वो आज डाइंग फैक्ट्री बंद है तो इसका मतलब है कि 20 एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई, क्योंकि डाइंग इज द फर्स्ट स्टेज, प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज पे आपने ब्रेक लगा दिया तो आगे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और एंड यू नो कि गारमेंट्स कोई भी ऐसा नहीं। तो इदरीस साहब, अब आगे आप लोगों का प्लान क्या है? आप समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल का कोई हल भी मौजूद है? सर, हल यही है कि पॉलिसीज बननी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर गैस की वाकई में शॉर्टेज है तो पूरे पाकिस्तान में शॉर्टेज होनी चाहिए, ना सिर्फ कराची में इसका असर या सिंध में इसका असर होना चाहिए। इस सिलसिले में आज रात तक हम देखेंगे कि वो क्या करता है। अगर नहीं होता है तो कल हम स्ट्रांगली इसको प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रेस मीडिया में भी जाएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे और हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। और फिर आखिरी में हमने ये सोचा है कि हम दूसरे जगहों की तरह हम भी टैक्स देना बंद कर देंगे, ताकि फिर अगर इनका इम्तियाजी सलूक जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है उसी के साथ ये है, तो हम भी उस सफ में शामिल हो जाएंगे जो कि टैक्स कम देती है या बिल्कुल नहीं देती है। ठीक है, तो इदरीस साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट्स में समी साहब से मिले। समी साहब, आगे आपका प्लान क्या है? इदरीस साहब जो इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो तो टैक्स ना देने का इरादा रखते हैं, अगर उनके मुतालिबात पूरे ना किए गए तो आप लोगों का आगे का प्लान क्या है? देखिए, पहले मैं एक बात की आपकी तस्दीक करना चाहूँगा। आपने कहा 1350 रुपये पर MMBTU हमें RLNG मिल रही है सिंध के अंदर। 1350 नहीं है, ये लास्ट मंथ की बिलिंग हमें 1544 रुपये की गई है और अगले महीने ये और बढ़ जाएगी। ये तो आपकी उस बात को तस्दीक की मैं। अच्छा, जहाँ तक बात है आगे के लाएअमल का, हम भी भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं कि जी अगर हमें हमारा हक नहीं दिया गया, हमारी लोड शेडिंग ख़त्म नहीं की गई, तो हम पूरी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मिला के स्विट्जरलैंड गैस कंपनी के बाहर एक भरपूर तरीके से एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया समीन अजमुल हसन साहब, आपने वक्त दिया। गयास पराचा साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। इदरीस गेगी साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक का मुझे ब्रेक के जाने पड़ेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 6 जारी और सारी है, कल उसका फाइनल खेला जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 की बात कर लेते हैं। अजीमुशान जो टूर्नामेंट है वो अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। कल मैच खेला जाएगा, फाइनल मुल्तान बनेगा सुल्तान या फिर पेशावर मारेगा मैदान, इसका फैसला कल होगा। अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा, रात 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी जो हैं एक बार फिर क्या ट्रॉफी उठाएंगे या फिर मुल्तान सुल्तान्स जो हैं वो नए चैंपियन की सूरत में हमारे सामने मौजूद होंगे। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फवाद मुस्तफ़ा साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। फवाद साहब बताइएगा, कल मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर से फाइनल में पहुंच जाएगा? देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनल होने जा रहा है और ये PSL जिसमें बीच में काफी रुकावटें आई, तो ये खैरियत के साथ होने जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग भी हुई थी जो मुकम्मल ना हो पाई, लेकिन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि PSL कल इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। जहाँ तक आपने बात की पेशावर ज़ालमी और मुल्तान के फाइनल में पहुंचने की, तो ये जो PSL है बड़ा फुल ऑफ सरप्राइजेज रहा है। जिस तरह से लाहौर कलंदर ने स्टार्ट किया था और अबू धाबी में जाने से पहले कि जी प्ले ऑफ तो खेलेगा ही खेलेगा, मतलब आप सोचें कि पहले 6 मैचों में से जो टीम 5 मैच जीत गई हो और टॉप पे आ गई हो और वो 4 में भी मौजूद ना हो 4 मैचों के बाद, तो ये कुछ ना यकीन होने वाली बात है। फिर जिस तरह से इस्लामाबाद ने स्टार्ट किया और वो जाके कल जो हारे, तो ज़ालमी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना पीछे जाके फिर दोबारा ऊपर आएगा वो फाइनल में क्वालिफाई करके। मुल्तान जिसका 4 में जाने का चांस नहीं हो रहा था, वो आज फेवरेट है फाइनल। और लाहौर के बारे में तो सबकी शुरू में एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद लाहौर इस बार अपनी रीत जो है वो तोड़ेगा और इस बार कप शायद उठाएगा, और अब देखें कि वो क्वालिफायर में भी नहीं आया आगे। जी बिल्कुल, तो इस बार बड़े सरप्राइजेस हुए हैं। लगता ये
जीतता हुआ आ रहा है। लेकिन मुल्तान मुझे थोड़ा सा एक एज लगता है मुल्तान की बॉलिंग जो है, जो जरजई अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो जिस तरह से हिटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से मार रहे हैं, मुल्तान की बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर है। सोहेल तनवीर जिस तरह से नानी गेंद कर रहे हैं, उनको मारना इतना आसान नहीं होगा। बड़ी एक्सपीरियंस बॉलिंग है और जालमी 2-3 प्लेयर्स पे डिपेंड ज्यादा बैटिंग में कर रही है। और मुल्तान जो इस वक्त पीक पे आए, जैसे शान मसूद शुरू से नहीं खेल रहे थे और जैसे वो वहां आए हैं टीम में और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो मुझे कुछ लगता है कि मुल्तान शायद एक नया चैंपियन इस बेसिल को मिल जाए। जैसे कराची लास्ट ईयर था कि पहली बार जीता, तो मुझे भी लगता है कि मुल्तान के चांसेस हो सकती है मुल्तान की। अच्छा सर, थोड़ा सा बात करना चाहूंगा नए टैलेंट के हवाले से। नया टैलेंट आपकी नजर में कौन कौन इस वक्त सामने आया है और किसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की, चलें हम टेस्ट क्रिकेट को साइड पे कर सकते हैं, वनडे क्रिकेट को साइड पे कर सकते हैं, T20 के लिए कम से कम हमें अच्छा बॉलर या बैट्समैन मिल चुका है हमें? देखिए, अफसोस की बात तो ये कि बैटिंग में कोई इस तरह का टैलेंट नजर नहीं आया। और बैटिंग में पहले भी कुछ बच्चे नजर आए थे जिन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम से खेले तो वो एक्सपोज हो गए और वो रन नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, बॉलिंग में जरूर है। वसीम जूनियर बड़ी अच्छे नजर आए, शाहनवाज। फवाद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं हसन रजा साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके वक्त का। हसन साहब, एक तो कल के मैच के हवाले से थोड़ी प्रेडिक्शन कर दीजिएगा। कल के लिए आपका वोट किसके साथ है? मुल्तान सुल्तान्स के साथ है या फिर पेशावर ज़ल्मी के साथ है? देखिए, थ्रू आउट तो बड़े अच्छे मैचेस चल रहे थे। अर्ली ऑन जो लो स्कोरिंग मैचेस रहे, जैसे एलिमिनेटर अनाउंस हुए उसके बाद कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होना शुरू हो गई। मगर मुल्तान सुल्तान भी अच्छी टीम है, नो डाउट। मगर जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी के लिए वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए कल के मैच अगर आप देखें, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा उनका बना हुआ है। तो डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान की टीम ऐसी है कि जो अपसेट कर सकती है और अगर पहले बैटिंग करेगी तो लंबे रन करेगी वो डेफिनेटली। और जितने रन जो हैं आप देखें 247-48 रन हुए हैं हाईएस्ट रन। उसके बाद फिर बैटिंग ट्रैक है, ज्यादातर बैट्समैन को फेवर जा रही है। अर्ली ऑन ब्रेकर्स होना शुरू हुई थी बॉल, जिसकी वजह से रन थोड़े कम बने थे। बॉलर्स में मोहम्मद वसीम हैं और हसन अली भी ऐसे हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। ठीक है, अब आपका वोट भी तो मुल्तान सुल्तान्स के साथ ही है, लेकिन मैं इससे पहले भी सवाल कर रहा था फवाद मुस्तफ़ा साहब से कि जब ये पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ था तो बेसिक इसका मकसद यही था कि नए टैलेंट सामने आएगा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो होगी उनको नया खून मिलेगा। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग ने इसमें किरदार अदा किया है नए लोगों को आगे लाने में? जी हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस मिले हैं प्लेयरों को। और सबसे पहले तो दुनिया में लीग ये देखी जा रही है, पूरे वर्ल्ड में टॉप पे लीग आ रही है IPL PSL, इसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी खेल रहे हैं और जो प्लेयर्स हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो भी खेल रहे थे। और डेफिनेटली उनको काफी बूस्टर मिलता है इस लीग से, इन मैचेस से। तो इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं मसले परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी सेलेक्ट करते हैं। अगर अरशद इकबाल की बात करें आप, कराची किंग्स के हैं, वो रिसेंटली T20 खेले, स्क्वाड में शामिल हुए। और बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब आपके वक्त, फवाद आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। कल मुल्तान मैच जीते या फिर पेशावर मैच जीते, जीत असल में पाकिस्तान की होगी, यही मैसेज है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।